हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सितारे जमीन पर। ये तारे जमीन पर फिल्म है, उसका स्पिरिचुअल सक्सेसर सीक्वल है। तो यह फिल्म किस तरह कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का डिटेल रिव्यू दिया जाएगा, जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सितारे जमीन पर जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया हुआ है। आमिर खान, अपर्णा पुरोहित इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स ये फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। करीबन 90 से 120 करोड़ के बजट में बनाई गई यह फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। कास्टिंग में आपको लीड रोल में आमिर खान और जेनिया डिसूजा देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की जो कहानी है वह चैंपियंस करके जेवियर फेसन ने जो बनाई हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। उन्होंने एक 2018 में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी, जहां पे स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई गई यह फिल्म थी, जहां पे जेवियर गुटरेज और जॉन मार्गेलो इस फिल्म के लीड कास्ट में थे। जेवियर फेजा ने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था, डेविड मार्कस ने स्टोरी दी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का एक इंग्लिश रिमेक बना था हॉलीवुड में, और उस रिमेक के बाद इस फिल्म को बाद में इंडिया में भी रिमेक किया गया था। जहां पर इस फिल्म के जो रिमेक्स है जो 2023 में जो हॉलीवुड रिमेक बना हुआ था वह सेम नाम के साथ अमेरिकन स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म के तौर पे बनाया गया था। उसने भी एक अच्छा ही रिस्पांस हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे। जहां पे इस फिल्म का एक और उससे पहले रिमेक बना था 2022 में जर्मन लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज में जब यह फिल्म रिलीज की गई वहां पे भी एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया, और उसके बाद में फाइनली 2025 में तारे जमीन पर नाम के साथ हिंदी वर्जन रिमेक किया गया। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी जी श्रीनिवास रेड्डी ने की हुई है। चारू श्री रोई के द्वारा फिल्म को एडिट किया गया है। करीबन 158 मिनट यानी कि 2 घंटे 38 मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग शंकर एहसान लोई ने कंपोज किए हुए हैं। राम संपत के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया गया था। इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक रखे हुए हैं। जी मूस कंपनी के पास म्यूजिक के राइट्स थे। इसके अलावा सितारे जमीन पर जो फिल्म का ट्रैक एल्बम ट्रैक है वह भी काफी अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कि कौन सा एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। फिल्म की लीड कास्ट में आपको आमिर खान गुलशन अरोरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनकी जो वाइफ का रोल था सुनीता अरोरा वह जेनी डिसूजा ने प्ले किया हुआ था। आरुष दत्ता इस फिल्म में सतबीर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। गोपी कृष्णन वर्मा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है। वेदांत शर्मा को बंटू का रोल दिया गया था। नमन मिश्रा ने हरगोविंद का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषि हान ने शर्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषभ जैन ने राजू का रोल प्ले किया हुआ है। आशीष स पेंसेन ने इस फिल्म में सुनील गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है। समवी देसाई ने इस फिल्म में करीम कुरैशी का रोल प्ले किया है। सिमरन मांगेशकर ने गोलू खान का रोल प्ले किया हुआ है। आरुष आयुष वंशाली ने लोट्स का रोल प्ले किया हुआ है। डोली अलवालिया ने इसमें प्रीतो का रोल प्ले किया है, जो गुलशन की मां और सुनीता के मदर इन लॉ का रोल था। गुरपाल सिंह ने करतार पाजी का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिजेंद्र काला ने दौलत जी का रोल प्ले किया हुआ था। दीपराज राणा ने पासवान जी का रोल प्ले किया हुआ है। जगबीर राठी ने करीम बोस का रोल प्ले किया हुआ था। श्याम मसलकर ने इस फिल्म में रुस्तम का रोल प्ले किया हुआ है। करीम हाजी ने अशोक गुप्ता का रोल प्ले किया है। तरना राजा ने इस फिल्म में जज अनुपमा का रोल प्ले किया हुआ है। अंकित साहेगल ने इस फिल्म में सुनिंदर की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। जन्नत हुसैन इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। वहीं पे निकत खान ने इस फिल्म में हरगोविंद की मां का रोल प्ले किया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए थे।
प्रोडक्शन की ओर बढ़े तो ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म चैंपियन 2018 में रिलीज की गई थी, जो एनरेस बास्केटबॉल टीम थी बुर्जा सोतो में उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी डेवलप की गई थी और इसको क्रिएट किया गया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पीपल के लिए। तो इस तरह से इस फिल्म का आइडिया आया था। फिल्म को बनाया गया था जहां पे करीबन 12 स्पेनिश चैंपियनशिप जो 1999 और 2014 के बीच में हुई थी उसमें इस टीम ने जीते हुए गए थे, और जो ट्रू स्टोरी थी अमेरिकन बास्केटबॉल कोच रॉन जॉन्स की, वह उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उन्होंने 1980 में जॉन्स अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग कर रहे थे, जिसके चलते बाद में उनसे एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में उनको एक सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस के लिए इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों की टीम का बास्केटबॉल कोच बनाया गया। और जॉन्स ने बाद में लेटर ऑन कुछ सालों के बाद एक बुक पब्लिश की हुई थी, बी बोल्ड द टीम द नेवर लॉस्ट अ गेम। 1990 में बुक आई थी, जिसका एक टीवी वर्जन अटेम्प्ट किया गया था। वन स्पेशल विक्ट्री बाय स्टट कूपर इन 1991 अक्टूबर 2023 में जेनिया डिसूजा ने अनाउंस किया कि वह आमिर खान के साथ स्टार होते हुए उनकी फिल्म आने वाले सितारे जमीन पर उनका ये पहला कोलैबोरेशन था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी। मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे अलग अलग लोकेशनेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था। कुछ पोर्शंस वडोदरा में भी शूट किया गया था। बाद में मुंबई में एक पेच वर्क के साथ इस फिल्म को जून 2024 तक रेप अप करवाया हुआ था। उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 2024 से 25 के बीच में पर्पल है स्टूडियो मुंबई, लंबोदरा स्टूडियोज नवी मुंबई। इन दो स्टूडियोज में इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड्स किए गए थे। 14 मिनट 29 सेकंड का साउंड ट्रैक था। म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में जी मूस कंपनी ने खरीदे हुए थे। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, उसमें टोटल 4 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो 4 ट्रैक थे उसमें एक कुछ रिवेम्प्ड वर्जन तैयार किया गया था। पापा के थे जो कयामत से कयामत तक फिल्म है उससे। तो इस फिल्म में जो टोटल 4 ट्रैक है उसके ऊपर बातचीत करें तो फर्स्ट ट्रैक का नाम है गुड फॉर नथिंग, जिसको शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था। 22 मई 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ये गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया हुआ था। सार आंखों पे मेरे करके जो ट्रैक था उसको अरिजीत सिंह और सारवरी पारुलकर ने गाया हुआ था, जिसको सेकंड सिंगल के तौर पे 29 जून 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था। शुभ मंगलम सॉरी सितारे जमीन पर टाइटल ट्रैक था, उसको शंकर महादेव, सिद्धार्थ महादेव और दिव्या कुमार ने गाया हुआ था, जिसको 5 जून 2025 को ऑफिशियली थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज किया गया था। शुभ मंगलम करके जो ट्रैक था जिसको शंकर महादेव और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था, इसको 4 सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था। इन सभी गानों को ऑफिशियली जी मूस कंपनी के द्वारा 11 जून 2025 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज किया हुआ था। बात करें इन गानों के ऊपर तो इन सभी गानों के कंपोजिशन थी और शंकर एहसान लोई ने की हुई थी। लिरिसिस्ट थे अमिताभ भट्टाचार्य। अभी यह गाने सभी फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर ZM कंपनी के चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के अराउंड रिलीज के काफी सारी चीजें हुई थी, जहां पे उसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर डिटेलिंग में बातचीत कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कहानी की बात करें तो गुलशन अरोड़ा ओवर रोल प्ले का है आमिर खान, एक असिस्टेंट कोच है दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के लिए। उसका शॉर्ट टपर, अल्कोहल एडिक्शन और केयरलेस एटीट्यूड उसे अक्सर मुसीबतों में डाल देता है। एक दिन ड्रंकन ड्राइविंग करते हुए वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट उसे एक अलग तरह की पनिशमेंट देता है। उसे एक स्पेशल टीम को कोच करना पड़ता है। ये टीम किसी नॉर्मल टीम से बहुत अलग है। इसमें ऐसे यंग एथलीट है जो ऑटिज्म, इनविजिबल ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम जैसे लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। शुरू में गुलशन इस असाइनमेंट को लाइटली लेता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे जैसे वह इन बच्चों के साथ वक्त बिताता है उसका नजरिया बदलने लगता है। इन बच्चों का स्ट्रगल, उनका इनोसेंस और उनकी हिडन पोटेंशियल गुलशन के दिल को छू जाती है। इसमें गुलशन के कुछ चैलेंजेस थे। गुलशन को शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एक तो उसका गुस्सा, दूसरा उसकी इम्पेशेंट, दोनों ही उसके कोचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को समझाना, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना और उन्हें मोटिव करना उसके लिए इजी नहीं होता। हर एथलीट का अपना एक यूनिक इशू है। कोई कम्युनिकेशन में वीक है, कोई कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना कोच का असली काम बनता है। एक और बड़ी चैलेंज आती है जब स्कूल अथॉरिटीज और पेरेंट्स गुलशन के मेथड से खुश नहीं होते। सोसाइटी का बायस्ड नजरिया भी इस टीम के लिए कांस्टेंट ऑब्स्टकल बनता है।
लेकिन गुलशन धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम का सामना करता है और एक रिस्पॉन्सिबल कोच बनने की तरफ बढ़ता है। दूसरा, उनका एक साइड में एक दूसरा ट्रिक चलता है जो वाइफ सुनीता है। उनके साथ उनके इश्यूज गुलशन के पर्सनल लाइफ में भी एक इमोशनल टर्मल से गुजर रही है। उसकी वाइफ सुनीता यानी कि जेनेलिया डिसूजा जो पहले उसका सपोर्ट सिस्टम थी, अब उसकी बैड हैबिट्स और केयरलेस एटीट्यूड से परेशान हो चुकी है। उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। सुनीता चाहती है कि गुलशन सुधरेगा, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे गुलशन अपने न्यू टीम के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है, वैसे वैसे उसके रिश्ते जो सुनीता के साथ भी बिगड़े हुए थे, वो हील होने लगते हैं। उनके बीच का जो ब्यूटीफुल रिटर्न कन्फ्रंटेशन सीन है, वह फिल्म के वन ऑफ द एक हाईलाइट पॉइंट में इमोशनल हाईलाइट सीन साबित होता है। गुलशन कुछ शॉकिंग ट्रुथ भी रिवील करता है। इसमें एक ट्रैक वो भी डाला हुआ है। फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब गुलशन रियलाइज करता है कि यह बच्चे स्पेशल सिर्फ मेडिकल टर्म्स के लिए नहीं है। उनमें असली में एक अलग लाइट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का। एक एथलीट का जो बैक स्टोरी है उसे डीपली अफेक्ट करता है। कैसे एक लड़का जैसे वबल कम्युनिकेशन वीक है अपने आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। गुलशन समझ जाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक या लॉजिक तक सीमित नहीं होती, लिमिटेड नहीं है। ये रियलाइजेशन उसको कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा मूवमेंट है। फाइनल अचीवमेंट और टीम जर्नी भी इसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, जहां पे आखिर में गुलशन और उसकी टीम एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। जहां पहले उनके इंक्लूजन पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन स्लोली टीम अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देती है। हर एक पॉइंट में उनकी ग्रोथ नजर आती है। इमोशनल क्लाइमैक्स टीम अपना फाइनल मैच जीत लेती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तब होती है जब उनका कॉन्फिडेंस, उनकी विजिबिलिटी और गुलशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तब तो इस तरह से इस फिल्म की कहानी डेवलप की हुई है। उस जर्नी में जिस तरह अलग अलग जो सब प्लॉट्स थे और साथ ही में कुछ इमोशनल जर्नी थी, वह हेड ऑन किए हुई है। प्लस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म की थीम और इमोशंस दिल को छू जाते हैं। आमिर खान एक बार फिर से साबित करते हैं कि वो एक्टिंग के मास्टर हैं। उनके इमोशनल ट्रांजिशन ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किए गए हैं। यंग एक्टर ने अपने रोल्स में रियलिज्म और इनोसेंस लाकर फिल्म को नेचुरल फील दिया है। क्लाइमैक्स हाईली इमोशनल और सेटिस्फाइंग है। डायरेक्शन में आपको एक अच्छा खासा दिल को छू जाने वाला काम देखने को मिलता है, जहां पे आर.एस. प्रसन्ना ने कहानी को सिंसियर और एम्पैथिक टोन में दिखाया हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म हमें काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती हुई जाती है। जहां पे फिल्म में जो एक एक पॉइंट्स डाले हुए हैं, इमोशनली जिस तरह से वो कनेक्ट किए हुए हैं, वो सभी चीजें हमारे साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आती है। इसके अलावा इस फिल्म में कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, जहां पे तारे जमीन पर के जो कल्ट स्टेटस के कंपैरिजन में सितारे जमीन पर थोड़ा डर लगता है। वैसे फिल्म काफी बढ़िया है, लेकिन तारे जमीन पर जिस लेवल पर फिल्म बनी थी उसके बाद में जो कल्ट स्टेटस उसने हासिल किया था, उन सभी चीजों की कंपैरिजन करो तो ये सभी चीजें नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी ही नहीं है तो सितारे जमीन पर तो वाकई आपको पसंद आएगी। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को जो सुपरफिशियल तरीके से दिखाया गया है, वह थोड़ा फिल्म के लिए वर्क नहीं करता है। उसको थोड़ा बेहतर वे में ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। गुलशन और टीम का जो बॉन्डिंग प्रोसेस स्क्रीन पे थोड़ा लेट फील होता है, वह सभी चीजें थोड़ी बेहतर तरीके से डेवलप पहले की जा सकती थी। म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। फिल्म में जो ट्रैक डाले हुए हैं वो कोई यादगार ट्रैक बन नहीं पाते। तारे जमीन पर जो फिल्म थी उसके जो सभी गाने वो फिल्म को काफी सपोर्ट देते हैं। उसका म्यूजिक फिल्म का जो इमोशनल थीम था उसको और बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन ये सभी चीजें इस फिल्म के साथ नहीं हो पाती है, जिसके चलते बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक उतना इम्पैक्टफुल फिल्म के साथ वर्क नहीं करता है। सेकंड हाफ में जो पेस थी फिल्म की वह थोड़ी स्लो नजर आने लगती है। कुछ सीन्स अननेसेसरी ड्रैग किए हो ऐसा नजर आ रहा था। सेकंड हाफ में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो सुधारी जा सकती, अननेसेसरी चीजों को हटा के कुछ इमोशनल चीजों को और डेप्थ के साथ दिखाई जा सकती थी। सुनीता और गुलशन की मां के जो सीन्स थे उसको और बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे। और टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजुअली काफी सुधंग नजर आती है। स्पेशली जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस सीक्वेंस है वो काफी वेल शॉट नजर आता है। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन जो सॉन्ग्स याद रह जाने वाले नहीं बना है। उसके चलते चीजें उतनी कुछ खास सॉन्ग में सपोर्ट होते हुए नहीं आते। फिल्म की एडिटिंग एवरेज नजर आते। कुछ सीन्स टाइट किए जा सकते थे। प्रोडक्शन डिजाइन और डिटेलिंग इम्प्रेसिव है। स्पेशल स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो रियल फिल्म नजर आता है। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रोडक्शन में फिल्म के साथ काफी बेहतर तरीके से वर्क करती है। जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी हाई नजर आती है।
हर एक फिल्म काफी बेहतर तरीके से हमारे सामने पेश की हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो सितारे जमीन पर एक हॉट फेल्ट इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो एक सेंसिटिव और लेस टॉक अबाउट टॉपिक के ऊपर बनाई गई मेन स्ट्रीम सिनेमा है। जहां पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो ये टॉपिक लाया गया है उसके लिए आमिर खान की तारीफ करनी पड़ेगी। आमिर खान की पावरफुल परफॉर्मेंस और यंग कास्ट की ऑनेस्टी इस फिल्म की वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप इससे पहले तारे जमीन पर जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में देख चुके हो और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा आपको इस फिल्म से डिसपॉइंट हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल यह एक स्लो बर्न इमोशनल राइड है जिसे पेशेंस और ओपन हार्ट के साथ देखना जरूरी है। उन लोगों के लिए जो इमोशनल स्टोरीज और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हैं उनको सितारे जमीन पर फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो नीयत है, जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी बढ़िया थी। ओवरऑल अगर आप थोड़ी बहुत जो एक्सपेक्टेशन है वह नहीं रखोगे या कम रखोगे तो यह फिल्म आसानी से आपके दिल को छू जाएगी। एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे दे जाएगी, जिसके चलते फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर। मेकर्स की तरफ से 5 मई 2025 को अनाउंसमेंट हुई थी कि यह फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होगी, जहां पे डब्ड वर्जन तमिल और तेलुगु भी शामिल होंगे। आमिर खान ने लेटर ऑन अनाउंस किया कि यह फिल्म एक्सक्लूसिवली सिनेमा में रिलीज हो रही है। अभी तक इसके कोई स्ट्रीमिंग राइट्स हमने बेचे नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रीमिंग राइट्स बेच देते हैं उसके बाद में जो 8 वीक वाला विंडो होता है तब फिल्म आ जाएगी, तब देख लेंगे। अदरवाइज कुछ फिल्में ऐसी रहती है जो बाद में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा चल तो रहती है, लेकिन 8 वीक विंडो की वजह से उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती है। उसके बाद में एक एक्सक्लूसिव रखने की चीज ये भी है कि जो फिल्म है वो लोगों को बड़े पर्दे पे फिल करवाना चाहते थे, तो इसी चल के चलते जो चीजें वो की गई थी, जहां पे उन्होंने इस फिल्म में 2 कट्स लगाने को कहा गया था सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, लेकिन उन्होंने वह कट्स कैंसिल किए करने को मना किया। इसके चलते ये फिल्म ने बाद में UE13+ की रेटिंग कुछ 5 चेंजेस के साथ की हुई थी, जहां पे कुछ एडिशन फोटो डाला हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ओपनिंग डिस्क्लेमर में, और वो पहले ऐसे इंटीग्रेट और मेजर एक्सेस फीचर जो इस फिल्म में इंक्लूडिंग क्लोज अप कैप्शन डाले हुए थे, ऑडियो डिस्क्रिप्शन थे और इंडियन साइन लैंग्वेज साइमल्टेनियसली शूट की गई थी। तो इस तरह से ये सभी चीजें रिलीज के बाद रिलीज के पहले की गई थी, और 20 जून 2025 को इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 वर्जन में रिलीज किया गया, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने IMDb के ऊपर करीबन 25,000 वोट हासिल किए, जिसमें 7.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बस के हिसाब से एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई। आमिर खान की पिछली जो फिल्में जो ट्रैक रिकॉर्ड पे रही थी उसके हिसाब से फिल्म ने एक ठीक ठाक ओपनिंग उसी वजह से ली हुई थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का काफी स्ट्रांग रहा, जिसने डे बाय डे के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छी कलेक्शन हासिल की, जहां पे पहले दिन 20 जून 2025 को फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया, और वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था जिसके चलते दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन 85 से 90% जितना इंडिया से ग्रोथ दिखाया, जिसके चलते सैटरडे डे के ऊपर 19.90 करोड़ का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। संडे के दिन उसमें और 34% का ग्रोथ देखने को मिला, जिसके चलते 26 करोड़ 70 लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया, जिसके बदौलत इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड है वो करीबन 57 करोड़ 30 लाख का निकाला हुआ था, जहां पे वीकडेज में भी इस फिल्म ने एक अच्छा खासा होल्ड दिखाया। मंडे के दिन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 8 करोड़ 60 लाख का, वेडनेसडे के दिन 7 करोड़ 51 लाख का और थर्सडे के दिन 6 करोड़ 55 लाख का, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीक है वो इंडिया में करीबन 88 करोड़ 46 लाख का दर्ज किया हुआ था। उसके बाद में सेकेंड वीकेंड में जब इस फिल्म ने एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन 6 करोड़ 67 लाख का कलेक्शन किया। सैटरडे के दिन उसमें 90% जितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 12 करोड़ 55 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन इस फिल्म ने सैटरडे के दिन निकाला। संडे के दिन और थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 14 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने इंडिया से संडे के दिन निकाला, जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकेंड वीकेंड था वह 33 करोड़ और 82 लाख का रहा था। उसके बाद में इस फिल्म ने जो वीकडेज में सेकेंड वीकडेज में एंड रिलीज, जहां पे सेकेंड मंडे के ऊपर 3 करोड़ 75 लाख, ट्यूसडे के ऊपर भी 3 करोड़ 75 लाख, वेडनेसडे के ऊपर 2 करोड़ 70 लाख और थर्सडे के ऊपर 2 करोड़ 43 लाख। इस तरह से करीबन 14 दिनों का इस फिल्म का कलेक्शन निकल के आया, जहां पे वीक 2 में इस फिल्म ने टोटल 46.45 करोड़ का कलेक्शन किया, और टोटल 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर इस फिल्म ने इंडिया से 134 करोड़ 91 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। जहां पे जब इस फिल्म ने वीक 3 में एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया, सैटरडे के दिन 4 करोड़ 50 लाख, संडे के दिन 5 करोड़ 50 लाख।
जिसके चलते इस फिल्म ने अपना थर्ड वीकेंड है वो 12 करोड़ 31 लाख का निकाला था। जहां पे थर्ड वीक डज में इस फिल्म ने 18वें दिन मंडे के दिन 1 करोड़ 20 लाख, 19वें दिन ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 70 लाख, डे नंबर 20 में वेडनेसडे के दिन यानी कि 9 जुलाई 2025 को इस फिल्म ने 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। डे 21 के ऊपर इस फिल्म ने यानी कि 10 जुलाई 2025 तक इस फिल्म ने 1 करोड़ का कलेक्शन वहां पे कलेक्शन किया। तो जिसके चलते तीसरा वीक था वह फिल्म का 17 करोड़ और 41 लाख का निकल के आया हुआ था। तो काफी कंफर्टेबल तरीके से इस फिल्म ने 3 वीक के अंदर इंडिया से 152 करोड़ और 32 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वह 21 दिनों के अंदर 181 करोड़ 33 लाख का किया। ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन था वह था 66 करोड़ 67 लाख, जिसके चलते 21 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 248 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वह एक अच्छा साबित हुआ और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और आमिर खान का एक डिसेंट कमबैक साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो फिल्में दी हुई थी वो बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से पिटी हुई थी। उसमें उन्होंने मेहनत तो की हुई थी लेकिन फिल्म उतनी बेहतर नहीं चली थी। जहां पे उन्होंने इससे पहले जो एजे एक्टर के तौर पर फिल्म की हुई थी वो तो एक थी लाल सिंह चड्ढा 2022 में, उसके बाद में उन्होंने एक फिल्म की हुई थी कोई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में, और इस तरह से 2 फिल्में फ्लॉप थी। आखिर की उनकी सोलो हिट फिल्म थी दंगल 2016 की सीक्रेट सुपरस्टार, डेफिनेटली हिट फिल्म थी लेकिन वो मेन कैरेक्टर में उसमें नहीं थे। तो समझ सकते हो कि अब करीबन 8-9 साल के बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल फिल्म दी हुई है, तो इस तरह से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे कमबैक किया हुआ है। तो आने वाले समय में उनकी एक कुली फिल्म एक का कैमियो आ रहा है, एक फिल्म आ रही है रजनीकांत की, उसमें है उनका कैमियो, जहाँ पे वह फिल्म जल्दी बॉक्स ऑफिस पे आने वाली है। उसके बाद में एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे उनकी काफी सारी फिल्में लाइन अप है और दादा साहेब फाल्के के ऊपर वह राजू हिरानी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। अब देखते हैं कि उस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या वह बनाते हैं और कैसा क्या रिलीज मिलता है। फिलहाल में यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है। ओटीटी राइट्स सोल्ड आउट हुए नहीं है अभी। जब कभी भी इस फिल्म के ओटीटी राइट्स सोल्ड आउट होंगे तो इस फिल्म को ओटीटी पे बाद में प्रीमियर करवाया जाएगा। अदरवाइज तब तक ये फिल्म आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। सितारे जमीन पर जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया हुआ है। आमिर खान, अपर्णा पुरोहित इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स ये फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। करीबन 90 से 120 करोड़ के बजट में बनाई गई यह फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। कास्टिंग में आपको लीड रोल में आमिर खान और जेनिया डिसूजा देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की जो कहानी है वह चैंपियंस करके जेवियर फेसन ने जो बनाई हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। उन्होंने एक 2018 में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी, जहां पे स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई गई यह फिल्म थी, जहां पे जेवियर गुटरेज और जॉन मार्गे इस फिल्म के लीड कास्ट में थे। जेवियर फेजा ने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था। डेविड मार्कस ने स्टोरी दी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का एक इंग्लिश रिमेक बना था हॉलीवुड में, और उस रिमेक के बाद इस फिल्म को बाद में इंडिया में भी रिमेक किया गया था। जहां पर इस फिल्म के जो रिमेक्स है जो 2023 में जो हॉलीवुड रिमेक बना हुआ था वह सेम नाम के साथ अमेरिकन स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म के तौर पर बनाया गया था। उसने भी एक अच्छा ही रिस्पांस हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे। जहां पे इस फिल्म का एक और उससे पहले रिमेक बना था 2022 में जर्मन लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज में जब ये फिल्म रिलीज की गई वहां पे भी एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया, और उसके बाद में फाइनली 2025 में तारे जमीन पर नाम के साथ हिंदी वर्जन रिमेक किया गया। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी जी श्रीनिवास रेड्डी ने की हुई है। चारू श्री रॉय के द्वारा फिल्म को एडिट किया गया है। करीबन 158 मिनट यानी कि 2 घंटे 38 मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई ने कंपोज किए हुए हैं। राम संपत के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया गया था। इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक रखे हुए हैं। जी मूस कंपनी के पास म्यूजिक के राइट्स थे। इसके अलावा सितारे जमीन पर जो फिल्म का ट्रैक एल्बम ट्रैक है वह भी काफी अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कि कौन सा एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके ऊपर फिल्म की लीड कास्ट में आपको आमिर खान गुलशन अरोरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे।
उनकी जो वाइफ का रोल था सुनीता अरोरा व जेनी डिसूजा ने प्ले किया हुआ था। आरुष दत्ता इस फिल्म में सतबीर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। गोपी कृष्णन वर्मा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है। वेदांत शर्मा को बंटू का रोल दिया गया था। नमन मिश्रा ने हरगोविंद का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषि सहान ने शर्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषभ जैन ने राजू का रोल प्ले किया हुआ है। आशीष सपेंसेन ने इस फिल्म में सुनील गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है। समवी देसाई ने इस फिल्म में करीम कुरैशी का रोल प्ले किया है। सिमरन मांगेशकर ने गोलू खान का रोल प्ले किया हुआ है। आयुष वंशाली ने लोट्स का रोल प्ले किया है। डोली अलवालिया ने इसमें प्रीतो का रोल प्ले किया है, जो गुलशन की मां और सुनीता के मदर इन लॉ का रोल था। गुरपाल सिंह ने करतार पाजी का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिजेंद्र काला ने दौलत जी का रोल प्ले किया हुआ था। दीपराज राणा ने पासवान जी का रोल प्ले किया हुआ है। जगबीर राठी ने करीम बोस का रोल प्ले किया हुआ था। श्याम मसलकर ने इस फिल्म में रुस्तम का रोल प्ले किया हुआ है। करीम हाजी ने अशोक गुप्ता का रोल प्ले किया है। तराना राजा ने इस फिल्म में जज अनुपमा का रोल प्ले किया हुआ है। अंकित साहेगल ने इस फिल्म में सुनिंदर की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। जन्नत हुसैन इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। वहीं पे निकत खान ने इस फिल्म में हरगोविंद की मां का रोल प्ले किया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन की ओर बढ़े तो ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म चैंपियन 2018 में रिलीज की गई थी, जो एनरेस बास्केटबॉल टीम थी बुर्जा सोतो में, उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी डेवलप की गई थी और इसको क्रिएट किया गया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पीपल के लिए। तो इस तरह से इस फिल्म का आइडिया आया था। फिल्म को बनाया गया था जहां पे करीबन 12 स्पेनिश चैंपियनशिप जो 1999 और 2014 के बीच में हुई थी, उसमें इस टीम ने जीते हुए थे। और जो ट्रू स्टोरी थी अमेरिकन बास्केटबॉल कोच रॉन जॉन्स की, वह उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उन्होंने 1980 में जॉन्स अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग कर रहे थे, जिसके चलते बाद में उनसे एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में उनको एक सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस के लिए इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों की टीम का बास्केटबॉल कोच बनाया गया। और जॉन्स ने बाद में लेटर ऑन कुछ सालों के बाद एक बुक पब्लिश की हुई थी। बीबॉल द टीम द नेवर लॉस्ट अ गेम 1990 में बुक आई थी, जिसका एक टीवी वर्जन अटेम्प्ट किया गया था। वन स्पेशल विक्ट्री बाय स्टड कूपर इन 1991 अक्टूबर 2023 में जेनिया डिसूजा ने अनाउंस किया कि वह आमिर खान के साथ स्टार होते हुए उनकी फिल्म आने वाले सितारे जमीन पर उनका ये पहला कोलैबोरेशन था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फरवरी 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी। मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे अलग अलग लोकेशनेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था। कुछ पोर्शंस वडोदरा में भी शूट किया गया था। बाद में मुंबई में एक पेच वर्क के साथ इस फिल्म को जून 204 तक रेप अप करवाया हुआ था। उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 2024 से 25 के बीच में पर्पल है स्टूडियो मुंबई, लंबोदरा स्टूडियोज, नवी मुंबई, इन दो स्टूडियोज में इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड्स किए गए थे। 14 मिनट 29 सेकेंड का साउंड ट्रैक था। म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में जी मूस कंपनी ने खरीदे हुए थे। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, उसमें टोटल 4 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो 4 ट्रैक थे उसमें एक कुछ रिवॉप्ड वर्जन तैयार किया गया था पापा के थे, जो कयामत से कयामत तक फिल्म है उससे। तो इस फिल्म में जो टोटल 4 ट्रैक है उसके ऊपर बातचीत करें तो फर्स्ट ट्रैक का नाम है गुड फॉर नथिंग, जिसको शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था। 22 मई 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ये गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया हुआ था। सार आंखों पे मेरे करके जो ट्रैक था उसको अरिजीत सिंह और सारवरी परुलकर ने गाया हुआ था, जिसको सेकंड सिंगल के तौर पे 29 जून 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था। शुभ मंगलम सॉरी सितारे जमीन पर टाइटल ट्रैक था, उसको शंकर महादेव, सिद्धार्थ महादेवन और दिव्या कुमार ने गाया हुआ था, जिसको 5 जून 2025 को ऑफिशियली थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज किया गया था। शुभ मंगलम करके जो ट्रैक था जिसको शंकर महादेव और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था, इसको 4 सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था। इन सभी गानों को ऑफिशियली जी मूस कंपनी के द्वारा 11 जून 2025 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज किया हुआ था। बात करें इन गानों के ऊपर तो इन सभी गानों के कंपोजिशन थी और शंकर एहसान लोई ने की हुई थी। लिरिसिस्ट थे अमिताभ भट्टाचार्य। अभी यह गाने सभी फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर जेड म्यूजिक कंपनी के चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के अराउंड रिलीज के वक्त काफी सारी चीजें हुई थी, जहां पे उसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर डिटेलिंग में बातचीत कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कहानी की बात करें तो गुलशन अरोड़ा, वो रोल प्ले का है आमिर खान।
एक असिस्टेंट कोच है दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के लिए। उसका शॉर्ट टपर, अल्कोहल एडिक्शन और केयरलेस एटीट्यूड उसे अक्सर मुसीबतों में डाल देता है। एक दिन ड्रंकन ड्राइविंग करते हुए वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट उसे एक अलग तरह की पनिशमेंट देता है। उसे एक स्पेशल टीम को कोच करना पड़ता है। ये टीम किसी नॉर्मल टीम से बहुत अलग है। इसमें ऐसे यंग एथलीट है जो ऑटिज्म ऑटिज्म इनविजिबल इनविजिबल ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम जैसे लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। शुरू में गुलशन इस असाइनमेंट को लाइटली लेता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन जैसे जैसे वह इन बच्चों के साथ वक्त बिताता है, उसका नजरिया बदलने लगता है। इन बच्चों का स्ट्रगल, उनका इनोसेंस और उनकी हिडन पोटेंशियल गुलशन के दिल को छू जाती है। इसमें गुलशन गुलशन के कुछ चैलेंजेस थे। गुलशन को शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एक तो उसका गुस्सा, दूसरा उसकी इम्पेशेंट, दोनों ही उसके कोचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को समझाना, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना और उन्हें मोटिव करना उसके लिए इजी नहीं होता। हर एथलीट का अपना एक यूनिक इशू है। कोई कम्युनिकेशन में वीक है, कोई कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना कोच का असली काम बनता है। एक और बड़ी चैलेंज आती है जब स्कूल अथॉरिटीज और पेरेंट्स गुलशन के मेथड से खुश नहीं होते। सोसाइटी का बायस्ड नजरिया भी इस टीम के लिए कास्ट एंड ऑब्स्टकल बनता है। लेकिन गुलशन धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम का सामना करता है और एक रिस्पॉन्सिबल कोच बनने की तरफ बढ़ता है। दूसरा, उनका एक साइड में एक दूसरा ट्रैक चलता है जो वाइफ सुनीता है। उनके साथ उनके इश्यूज, गुलशन के पर्सनल लाइफ में भी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है। उसकी वाइफ सुनीता यानी कि जेनिया डिसूजा, जो पहले उसका सपोर्ट सिस्टम थी, अब उसकी बैड हैबिट्स और केयरलेस एटीट्यूड से परेशान हो चुकी है। उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। सुनीता चाहती है कि गुलशन सुधरेगा, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे गुलशन अपने न्यू टीम के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है, वैसे वैसे उसके रिश्ते जो सुनीता के साथ भी बिगड़े हुए थे, वो हील होने लगते हैं। उनके बीच का जो ब्यूटीफुल रिटर्न कन्फेशन सीन है, वो फिल्म के वन ऑफ द एक हाईलाइट पॉइंट में इमोशनल हाईलाइट सीन साबित होता है। गुलशन कुछ शॉकिंग ट्रुथ भी रिवील करता है, जिसमें एक ट्रैक वो भी डाला हुआ है। फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब गुलशन रियलाइज करता है कि यह बच्चे स्पेशल सिर्फ मेडिकल टर्म्स के लिए नहीं है। उनमें असली में एक अलग लाइट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का। एक एथलीट का जो बैक स्टोरी है उसे डीपली अफेक्ट करता है। कैसे एक लड़का जैसे वबल कम्युनिकेशन वीक है, अपने आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। गुलशन समझ जाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक या लॉजिक तक सीमित नहीं होती, लिमिटेड नहीं है। ये रियलाइजेशन उसको कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा मूवमेंट है। फाइनल अचीवमेंट और टीम जर्नी भी इसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, जहां पे आखिर में गुलशन और उसकी टीम एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। जहां पहले उनके इंक्लूजन पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन स्लोली टीम अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देती है। हर एक पॉइंट में उनकी ग्रोथ नजर आती है। इमोशनल क्लाइमैक्स, टीम अपना फाइनल मैच जीत लेती है। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उनका कॉन्फिडेंस, उनकी विजिबिलिटी और गुलशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब। तो इस तरह से इस फिल्म की कहानी डेवलप की हुई है। उस जर्नी में जिस तरह से अलग अलग जो स्लब प्लॉट्स थे और साथ ही में कुछ इमोशनल जर्नी थी, वह एड ऑन किए हुई है। प्लस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म की थीम और इमोशंस दिल को छू जाते हैं। आमिर खान एक बार फिर से साबित करते हैं कि वो एक्टिंग के मास्टर हैं। उनके इमोशनल ट्रांजिशन ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किए गए हैं। यंग एक्टर ने अपने रोल्स में रियलिज्म और इनोसेंस लाकर फिल्म को नेचुरल फील दिया है। क्लाइमैक्स हाईली इमोशनल और सेटिस्फाइंग है। डायरेक्शन में आपको एक अच्छा खासा दिल को छू जाने वाला काम देखने को मिलता है, जहां पे आर.एस. प्रसन्ना ने कहानी को सिंसियर और एम्पैथिक टोन में दिखाया हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म हमें काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती हुई जाती है। जहां पे फिल्म में जो एक एक पॉइंट्स डाले हुए हैं, इमोशनली जिस तरह से वो कनेक्ट किए हुए हैं, वो सभी चीजें हमारे साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आती है। इसके अलावा इस फिल्म में कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, जहां पे तारे जमीन पर के जो कल्ट स्टेटस के कंपैरिजन में सितारे जमीन पर थोड़ा डर लगता है। वैसे फिल्म काफी बढ़िया है, लेकिन तारे जमीन पर जिस लेवल पर फिल्म बनी थी, उसके बाद में जो कल्ट स्टेटस उसने हासिल किया था, उन सभी चीजों की कंपैरिजन करो तो ये सभी चीजें नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी ही नहीं है, तो सितारे जमीन पर तो वाकई आपको पसंद आएगी। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को जो सुपरफिशियल तरीके से दिखाया गया है, वह थोड़ा फिल्म के लिए वर्क नहीं करता है। उसको थोड़ा बेहतर वे में ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। गुलशन और टीम का जो बॉन्डिंग प्रोसेस स्क्रीन पे थोड़ा लेट फील होता है, वो सभी चीजें थोड़ी बेहतर तरीके से डेवलप पहले की जा सकती थी।
म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। फिल्म में जो ट्रैक डाले हुए हैं वो कोई यादगार ट्रैक बन नहीं पाते। तारे जमीन पर जो फिल्म थी उसके जो सभी गाने वो फिल्म को काफी सपोर्ट देते हैं। उसका म्यूजिक फिल्म का जो इमोशनल थीम था उसको और बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन ये सभी चीजें इस फिल्म के साथ नहीं हो पाती है, जिसके चलते बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक उतना इम्पैक्टफुल फिल्म के साथ वर्क नहीं करता है। सेकंड हाफ में जो पेस थी फिल्म की वह थोड़ी स्लो नजर आने लगती है। कुछ सीन्स अननेसेसरी ड्रैग किए हो ऐसा नजर आ रहा था। सेकंड हाफ में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो सुधारी जा सकती थी। अननेसेसरी चीजों को हटा के कुछ इमोशनल चीजों को और डेप्थ के साथ दिखाई जा सकती थी। सुनीता और गुलशन की मां के जो सीन्स थे उसको और बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे। और टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजुअली काफी सुधंग नजर आती है। स्पेशली जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस सीक्वेंस है वह काफी वेल शॉट नजर आता है। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है लेकिन जो सॉन्ग्स याद रह जाने वाले नहीं बना है। उसके चलते चीजें उतनी कुछ खास सॉन्ग में सपोर्ट होते हुए नहीं आती। फिल्म की एडिटिंग एवरेज नजर आते। कुछ सीन्स टाइट किए जा सकते थे। प्रोडक्शन डिजाइन और डिटेलिंग इम्प्रेसिव है। स्पेशल स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो रियल फिल्म नजर आता है। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रोडक्शन में फिल्म के साथ काफी बेहतर तरीके से वर्क करती है। जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी हाई नजर आती है। हर एक फिल्म काफी बेहतर तरीके से हमारे सामने पेश की हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो सितारे जमीन पर एक हॉट फेल्ड इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो एक सेंसिटिव और लेस टॉक अबाउट टॉपिक के ऊपर बनाई गई मेन स्ट्रीम सिनेमा है। जहां पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो ये टॉपिक लाया गया है उसके लिए आमिर खान की तारीफ करनी पड़ेगी। आमिर खान के पावरफुल परफॉर्मेंस और यंग कास्ट की ऑनेस्टी इस फिल्म की वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप इससे पहले तारे जमीन पर जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में देख चुके हो और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा आपको इस फिल्म से डिसपॉइंट हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल यह एक स्लो बर्न इमोशनल राइड है, जिसे पेशेंस और ओपन हार्ट के साथ देखना जरूरी है। उन लोगों के लिए जो इमोशनल स्टोरीज और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हैं उनको सितारे जमीन पर फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो नियत है, जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी बढ़िया थी। ओवरऑल अगर आप थोड़ी बहुत जो एक्सपेक्टेशन है वह नहीं रखोगे या कम रखोगे तो यह फिल्म आसानी से आपके दिल को छू जाएगी। एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे दे जाएगी, जिसके चलते फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर। मेकर्स की तरफ से 5 मई 2025 को अनाउंसमेंट हुई थी कि यह फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होगी, जहां पर डब्ड वर्जन तमिल और तेलुगु भी शामिल होंगे। आमिर खान ने लेटर ऑन अनाउंस किया कि यह फिल्म एक्सक्लूसिवली सिनेमा में रिलीज हो रही है। अभी तक इसके कोई स्ट्रीमिंग राइट्स हमने बेचे नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रीमिंग राइट्स बेच देते हैं उसके बाद में जो 8 वीक वाला विंडो होता है तब फिल्म आ जाएगी तब देख लेंगे। अदरवाइज कुछ फिल्में ऐसी रहती है जो बाद में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा चल तो रहती है लेकिन 8 वीक विंडो की वजह से उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती है। उसके बाद में एक एक्सक्लूसिव रखने की चीज ये भी है कि जो फिल्म है वो लोगों को बड़े पर्दे पे फिल करवाना चाहते थे, तो इसी चलते चलते जो चीजें वो की गई थी, जहां पे उन्होंने इस फिल्म में 2 कट्स लगाने को कहा गया था सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, लेकिन उन्होंने वह कट्स कैंसिल किए करने को मना किया। इसके चलते ये फिल्म ने बाद में UE13+ की रेटिंग कुछ 5 चेंजेस के साथ की हुई थी, जहां पे कुछ एडिशन फोटो डाला हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ओपनिंग डिस्क्लेमर में, और वो पहले ऐसे इंटीग्रेट और मेजर एक्सेस फीचर जो इस फिल्म में इंक्लूडिंग क्लोजअप कैप्शन डाले हुए थे, ऑडियो डिस्क्रिप्शन थे और इंडियन साइन लैंग्वेज साइमल्टेनियसली शूट की गई थी। तो इस तरह से ये सभी चीजें रिलीज के बाद रिलीज के पहले की गई थी और 20 जून 2025 को इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 वर्जन में रिलीज किया गया, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने IMDb के ऊपर करीबन 25,000 वोट हासिल किए, जिसमें 7.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बस के हिसाब से एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई। आमिर खान की पिछली जो फिल्में जो ट्रैक रिकॉर्ड पे रही थी उसके हिसाब से फिल्म ने एक ठीक ठाक ओपनिंग उसी वजह से ली हुई थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का काफी स्ट्रांग रहा, जिसने डे बाय डे के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छी कलेक्शन हासिल की, जहां पे पहले दिन 20 जून 2025 को फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया और वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था, जिसके चलते दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन 85 to 90% जितना इंडिया से ग्रोथ दिखाया, जिसके चलते सैटरडे डे के ऊपर 19.90 करोड़ का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। संडे के दिन उसमें और 34% का ग्रोथ देखने को मिला, जिसके चलते 26 करोड़ 70 लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया, जिसके बदौलत इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड है वो करीबन 57 करोड़ 30 लाख का निकाला हुआ था,
जहां पे वीकडेज में भी इस फिल्म ने एक अच्छा खासा होल्ड दिखाया। मंडे के दिन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 8 करोड़ 60 लाख का, वेडनेसडे के दिन 7 करोड़ 51 लाख का और थर्सडे के दिन 6 करोड़ 55 लाख का, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीक है वो इंडिया में करीबन 88 करोड़ 46 लाख का दर्ज किया हुआ था। उसके बाद में सेकेंड वीकेंड में जब इस फिल्म ने एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन 6 करोड़ 67 लाख का कलेक्शन किया। सैटरडे के दिन उसमें 90% जितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 12 करोड़ 55 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन इस फिल्म ने सैटरडे के दिन निकाला। संडे के दिन और थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 14 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने इंडिया से संडे के दिन निकाला, जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकेंड वीकेंड था वह 33 करोड़ और 82 लाख का रहा था। उसके बाद में इस फिल्म ने जो वीकडेज में सेकेंड वीकडेज में एंड रिलीज, जहां पे सेकेंड मंडे के ऊपर 3 करोड़ 75 लाख, ट्यूसडे के ऊपर भी 3 करोड़ 75 लाख, वेडनेसडे के ऊपर 2 करोड़ 70 लाख और थर्सडे के ऊपर 2 करोड़ 43 लाख। इस तरह से करीबन 14 दिनों का इस फिल्म का कलेक्शन निकल के आया, जहां पे वीक 2 में इस फिल्म ने टोटल 46.45 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर इस फिल्म ने इंडिया से 134 करोड़ 91 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। जहां पे जब इस फिल्म ने वीक 3 में एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया, सैटरडे के दिन 4 करोड़ 50 लाख, संडे के दिन 5 करोड़ 50 लाख, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना थर्ड वीकेंड है वो 12 करोड़ 31 लाख का निकाला था। जहां पे थर्ड वीक डज में इस फिल्म ने 18वें दिन मंडे के दिन 1 करोड़ 20 लाख, 19वें दिन ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 70 लाख, डे नंबर 20 में वेडनेसडे के दिन यानी कि 9 जुलाई 2025 को इस फिल्म ने 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। डे 21 के ऊपर इस फिल्म ने यानी कि 10 जुलाई 2025 तक इस फिल्म ने 1 करोड़ का कलेक्शन वहां पे कलेक्शन किया, तो जिसके चलते तीसरा वीक था वह फिल्म का 17 करोड़ और 41 लाख का निकल के आया हुआ था। तो काफी कंफर्टेबल तरीके से इस फिल्म ने 3 वीक के अंदर इंडिया से 152 करोड़ और 32 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वह 21 दिनों के अंदर 181 करोड़ 33 लाख का किया। ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन था वह था 66 करोड़ 67 लाख, जिसके चलते 21 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 248 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वह एक अच्छा साबित हुआ और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और आमिर खान का एक डिसेंट कमबैक साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो फिल्में दी हुई थी वो बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से पिटी हुई थी। उसमें उन्होंने मेहनत तो की हुई थी लेकिन फिल्म उतनी बेहतर नहीं चली थी। जहां पे उन्होंने इससे पहले जो एजे एक्टर के तौर पर फिल्म की हुई थी वो तो एक थी लाल सिंह चड्ढा 2022 में, उसके बाद में उन्होंने एक फिल्म की हुई थी कोई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में, और इस तरह से 2 फिल्में फ्लॉप थी। आखिर की उनकी सोलो हिट फिल्म थी दंगल 2016 की सीक्रेट सुपरस्टार, डेफिनेटली हिट फिल्म थी लेकिन वो मेन कैरेक्टर में उसमें नहीं थे, तो समझ सकते हो कि अब करीबन 8-9 साल के बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल फिल्म दी हुई है, तो इस तरह से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे एक कमबैक किया हुआ है। तो आने वाले समय में उनकी कुली फिल्म 1 का कैमियो आ रहा है, एक फिल्म आ रही है रजनीकांत की, उसमें है उनका कैमियो, जहां पे वह फिल्म जल्दी बॉक्स ऑफिस पे आने वाली। उसके बाद में एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे उनकी काफी सारी फिल्में लाइन अप है और दादा साहेब फाल्के के ऊपर वह राजू हिरानी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। अब देखते हैं कि उस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या वह बनाते हैं और कैसा क्या रिलीज मिलता है। फिलहाल में यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है। ओटीटी राइट सोल्ड आउट हुए नहीं है। अभी जब कभी भी इस फिल्म के ओटीटी राइट सोल्ड आउट होंगे तो इस फिल्म को ओटीटी पे बाद में प्रीमियर करवाया जाएगा, अदरवाइज तब तक ये फिल्म आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। सितारे जमीन पर जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म को आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया हुआ है। आमिर खान, अपर्णा पुरोहित इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स ये फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। करीबन 90 से 120 करोड़ के बजट में बनाई गई यह फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था।
कास्टिंग में आपको लीड रोल में आमिर खान और जेनिया डिसूजा देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की जो कहानी है वह चैंपियंस करके जेवियर फेसर ने जो बनाई हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। उन्होंने एक 2018 में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी, जहां पे स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई गई यह फिल्म थी, जहां पे जेवियर गुटरेज और जॉन मार्गेलो इस फिल्म के लीड कास्ट में थे। जेवियर फैजा ने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था। डेविड मार्कस ने स्टोरी दी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का एक इंग्लिश रिमेक बना था हॉलीवुड में, और उस रिमेक के बाद इस फिल्म को बाद में इंडिया में भी रिमेक किया गया था। जहां पर इस फिल्म के जो रिमेक्स है जो 2023 में जो हॉलीवुड रिमेक बना हुआ था वह सेम नाम के साथ अमेरिकन स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म के तौर पे बनाया गया था। उसने भी एक अच्छा ही रिस्पांस हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे। जहां पे इस फिल्म का एक और उससे पहले रिमेक बना था 2022 में जर्मन लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज में जब यह फिल्म रिलीज की गई वहां पे भी एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया, और उसके बाद में फाइनली 2025 में तारे जमीन पर नाम के साथ हिंदी वर्जन रिमेक किया गया। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी जी श्रीनिवास रेड्डी ने की हुई है। चारू श्री रोई के द्वारा फिल्म को एडिट किया गया है। करीबन 158 मिनट यानी कि 2 घंटे 38 मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई ने कंपोज किए हुए हैं। राम संपत के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया गया था। इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक रखे हुए हैं। जी मूस कंपनी के पास म्यूजिक के राइट्स थे। इसके अलावा सितारे जमीन पर जो फिल्म का ट्रैक एल्बम ट्रैक है वह भी काफी अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कि कौन सा एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। फिल्म की लीड कास्ट में आपको आमिर खान गुलशन अरोरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनकी जो वाइफ का रोल था सुनीता अरोरा वह जेनी डिसूजा ने प्ले किया हुआ था। आरुष दत्ता इस फिल्म में सतबीर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। गोपी कृष्णन वर्मा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है। वेदांत शर्मा को बंटू का रोल दिया गया था। नमन मिश्रा ने हरगोविंद का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषि हानी ने शर्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषभ जैन ने राजू का रोल प्ले किया हुआ है। आशीष सपेंसेन ने इस फिल्म में सुनील गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है। समवी देसाई ने इस फिल्म में करीम कुरैशी का रोल प्ले किया है। सिमरन मांगेशकर ने गोलू खान का रोल प्ले किया हुआ है। आयुष बंसाली ने लोट्स का रोल प्ले किया है। डोली अलवालिया ने इसमें प्रीतो का रोल प्ले किया है, जो गुलशन की मां और सुनीता के मदर इन लॉ का रोल था। गुरपाल सिंह ने करतार पाजी का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रिजेंद्र काला ने दौलत जी का रोल प्ले किया हुआ था। दीपराज राणा ने पासवान जी का रोल प्ले किया हुआ है। जगबीर राठी ने करीम बोस का रोल प्ले किया हुआ था। श्याम मसलकर ने इस फिल्म में रुस्तम का रोल प्ले किया हुआ है। करीम हाजी ने अशोक गुप्ता का रोल प्ले किया है। तराना राजा ने इस फिल्म में जज अनुपमा का रोल प्ले किया हुआ है। अंकित साहेगल ने इस फिल्म में सुनिंदर की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। जन्नत हुसैन इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। वहीं पे निकत खान ने इस फिल्म में हरगोविंद की मां का रोल प्ले किया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन की ओर बढ़े तो ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म चैंपियन 2018 में रिलीज की गई थी, जो एंड्रेस बास्केटबॉल टीम थी बुर्जा सोतो में उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी डेवलप की गई थी और इसको क्रिएट किया गया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पीपल के लिए। तो इस तरह से इस फिल्म का आइडिया आया था, फिल्म को बनाया गया था, जहां पे करीबन 12 स्पेनिश चैंपियनशिप जो 1999 और 2014 के बीच में हुई थी उसमें इस टीम ने जीते हुए थे, और जो ट्रू स्टोरी थी अमेरिकन बास्केटबॉल कोच रॉन जॉन्स की वह उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उन्होंने 1980 में जॉन्स अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग कर रहे थे, जिसके चलते बाद में उनसे एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में उनको एक सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस के लिए इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों की टीम का बास्केटबॉल कोच बनाया गया। और जॉन्स ने बाद में लेटर ऑन कुछ सालों के बाद एक बुक पब्लिश की हुई थी, बीबॉल द टीम द नेवर लॉस्ट अ गेम। 1990 में बुक आई थी, जिसका एक टीवी वर्जन अटेम्प्ट किया गया था।
वन स्पेशल विक्ट्री बाय स्टट कूपर इन 1991 अक्टूबर 2023 में जेनिया डिसूजा ने अनाउंस किया कि वह आमिर खान के साथ स्टार होते हुए उनकी फिल्म आने वाले सितारे जमीन पर उनका ये पहला कोलैबोरेशन था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी। मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे अलग अलग लोकेशनेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था। कुछ पोर्शंस वडोदरा में भी शूट किया गया था। बाद में मुंबई में एक पेच वर्क के साथ इस फिल्म को जून 2024 तक रेप अप करवाया हुआ था। उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 2024 से 25 के बीच में पर्पल है स्टूडियो मुंबई, लंबोदरा स्टूडियोज, नवी मुंबई, इन दो स्टूडियोज में इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड्स किए गए थे। 14 मिनट 29 सेकंड का साउंड ट्रैक था। म्यूजिक के राइट्स थे वो एक अच्छी खासी प्राइस में जी मूस कंपनी ने खरीदे हुए थे। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, उसमें टोटल 4 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो 4 ट्रैक थे उसमें एक कुछ रिवैम्प्ड वर्जन तैयार किया गया था पापा के थे, जो कयामत से कयामत तक फिल्म है उससे। तो इस फिल्म में जो टोटल 4 ट्रैक है उसके ऊपर बातचीत करें तो फर्स्ट ट्रैक का नाम है गुड फॉर नथिंग, जिसको शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था। 22 मई 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ये गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया हुआ था। सार आंखों पे मेरे करके जो ट्रैक था उसको अरिजीत सिंह और सार्वरी परुलकर ने गाया हुआ था, जिसको सेकंड सिंगल के तौर पर 29 जून 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था। शुभ मंगलम सॉरी सितारे जमीन पर टाइटल ट्रैक था। उसको शंकर महादेव, सिद्धार्थ महादेवन और दिव्या कुमार ने गाया हुआ था, जिसको 5 जून 2025 को ऑफिशियली थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज किया गया था। शुभ मंगलम करके जो ट्रैक था जिसको शंकर महादेव और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था, इसको 4 सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था। इन सभी गानों को ऑफिशियली जी मूस कंपनी के द्वारा 11 जून 2025 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज किया हुआ था। बात करें इन गानों के ऊपर तो इन सभी गानों के कंपोजिशन थी और शंकर एहसान लोई ने की हुई थी। लिरिसिस्ट थे अमिताभ भट्टाचार्य। अभी यह गाने सभी फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर जिक कंपनी के चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के अराउंड रिलीज के वक्त काफी सारी चीजें हुई थी, जहां पे उसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर डिटेलिंग में बातचीत कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, टेक्निकल एसपी के ऊपर भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कहानी की बात करें तो गुलशन अरोड़ा, वो रोल प्ले का है आमिर खान, एक असिस्टेंट कोच है दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के लिए। उसका शॉर्ट टपर, अल्कोहल एडिक्शन और केयरलेस एटीट्यूड उसे अक्सर मुसीबतों में डाल देता है। एक दिन ड्रंकन ड्राइविंग करते हुए वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट उसे एक अलग तरह की पनिशमेंट देता है। उसे एक स्पेशल टीम को कोच करना पड़ता है। ये टीम किसी नॉर्मल टीम से बहुत अलग है। इसमें ऐसे यंग एथलीट है जो ऑटिज्म इनविजिबल ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जैसे लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। शुरू में गुलशन इस असाइनमेंट को लाइटली लेता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे जैसे वह इन बच्चों के साथ वक्त बिताता है, उसका नजरिया बदलने लगता है। इन बच्चों का स्ट्रगल, उनका इनोसेंस और उनकी हिडन पोटेंशियल गुलशन के दिल को छू जाती है। इसमें गुलशन के कुछ चैलेंजेस थे। गुलशन को शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एक तो उसका गुस्सा, दूसरा उसकी इम्पेशेंट, दोनों ही उसके कोचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को समझाना, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना और उन्हें मोटिव करना, उसके लिए इजी नहीं होता। हर एथलीट का अपना एक यूनिक इशू है। कोई कम्युनिकेशन में वीक है, कोई कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना कोच का असली काम बनता है। एक और बड़ी चैलेंज आती है जब स्कूल अथॉरिटीज और पेरेंट्स गुलशन के मेथड से खुश नहीं होते। सोसाइटी का बायस्ड नजरिया भी इस टीम के लिए कास्ट एंड ऑब्स्टकल बनता है। लेकिन गुलशन धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम का सामना करता है और एक रिस्पॉन्सिबल कोच बनने की तरफ बढ़ता है।
दूसरा, उनका एक साइड में एक दूसरा ट्रिक चलता है जो वाइफ सुनीता है। उनके साथ उनके इश्यूज। गुलशन के पर्सनल लाइफ में भी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है। उसकी वाइफ सुनीता यानी कि जनिया डिसूजा, जो पहले उसका सपोर्ट सिस्टम थी, अब उसकी बैड हैबिट्स और केयरलेस एटीट्यूड से परेशान हो चुकी है। उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। सुनीता चाहती है कि गुलशन सुधरेगा, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे गुलशन अपने न्यू टीम के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है, वैसे वैसे उसके रिश्ते जो सुनीता के साथ भी बिगड़े हुए थे, वो हील होने लगते हैं। उनके बीच का जो ब्यूटीफुल रिटर्न कन्फेशन सीन है, वह फिल्म के वन ऑफ द एक हाईलाइट पॉइंट में इमोशनल हाईलाइट सीन साबित होता है। गुलशन कुछ शॉकिंग ट्रुथ भी रिवील करता है, जिसमें एक ट्रैक वो भी डाला हुआ है। फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब गुलशन रियलाइज करता है कि यह बच्चे स्पेशल सिर्फ मेडिकल टर्म्स के लिए नहीं है। उनमें असली में एक अलग लाइट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का। एक एथलीट का जो बैक स्टोरी है उसे डीपली अफेक्ट करता है। कैसे एक लड़का जैसे वबल कम्युनिकेशन वीक है, अपने आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। गुलशन समझ जाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक या लॉजिक तक सीमित नहीं होती, लिए लिमिटेड नहीं है। ये रियलाइजेशन उसको कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा मोमेंट है। फाइनल अचीवमेंट और टीम जर्नी भी इसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, जहां पे आखिर में गुलशन और उसकी टीम एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, जहां पहले उनके इंक्लूजन पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन स्लोली टीम अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देती है। हर एक पॉइंट में उनकी ग्रोथ नजर आती है। इमोशनल क्लाइमैक्स, टीम अपना फाइनल मैच जीत लेती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तब होती है जब उनका कॉन्फिडेंस, उनकी विजिबिलिटी और गुलशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब। तो इस तरह से इस फिल्म की कहानी डेवलप की हुई है। उस जर्नी में जिस तरह से अलग अलग जो सब प्लॉट्स थे और साथ ही में कुछ इमोशनल जर्नी थी, वह हेड ऑन किए हुई है। प्लस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म की थीम और इमोशंस दिल को छू जाते हैं। आमिर खान एक बार फिर से साबित करते हैं कि वो एक्टिंग के मास्टर हैं। उनके इमोशनल ट्रांजिशन ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किए गए हैं। यंग एक्टर ने अपने रोल्स में रियलिज्म और इनोसेंस लाकर फिल्म को नेचुरल फील दिया है। क्लाइमैक्स हाईली इमोशनल और सेटिस्फाइंग है। डायरेक्शन में आपको एक अच्छा खासा दिल को छू जाने वाला काम देखने को मिलता है, जहां पे RS प्रसन्ना ने कहानी को सिंसियर और एमेथिक टोन में दिखाया हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म हमें काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती हुई जाती है। जहां पे फिल्म में जो एक एक पॉइंट्स डाले हुए हैं, इमोशनली जिस तरह से वो कनेक्ट किए हुए हैं, वो सभी चीजें हमारे साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आती है। इसके अलावा इस फिल्म में कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, जहां पे तारे जमीन पर के जो कल्ट स्टेटस के कंपैरिजन में सितारे जमीन पर थोड़ा डर लगता है। वैसे फिल्म काफी बढ़िया है, लेकिन तारे जमीन पर जिस लेवल पर फिल्म बनी थी, उसके बाद में जो कल्ट स्टेटस उसने हासिल किया था, उन सभी चीजों की कंपैरिजन करो तो ये सभी चीजें नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी ही नहीं है तो सितारे जमीन पर तो वाकई आपको पसंद आएगी। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को जो सुपरफिशियल तरीके से दिखाया गया है, वह थोड़ा फिल्म के लिए वर्क नहीं करता है। उसको थोड़ा बेहतर वे में ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। गुलशन और टीम का जो बॉन्डिंग प्रोसेस स्क्रीन पे थोड़ा लेट फील होता है, वो सभी चीजें थोड़ी बेहतर तरीके से डेवलप पहले की जा सकती थी। म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। फिल्म में जो ट्रैक डाले हुए हैं वो कोई यादगार ट्रैक बन नहीं पाते। तारे जमीन पर जो फिल्म थी, उसके जो सभी गाने वो फिल्म को काफी सपोर्ट देते हैं। उसका म्यूजिक फिल्म का जो इमोशनल थीम था उसको और बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन ये सभी चीजें इस फिल्म के साथ नहीं हो पाती है, जिसके चलते बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक उतना इम्पैक्टफुल फिल्म के साथ वर्क नहीं करता है। सेकंड हाफ में जो पेस थी फिल्म की, वह थोड़ी स्लो नजर आने लगती है। कुछ सीन्स अननेसेसरी ड्रैग किए हो ऐसा नजर आ रहा था। सेकंड हाफ में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो सुधारी जा सकती थी। अननेसेसरी चीजों को हटा के कुछ इमोशनल चीजों को और डेप्थ के साथ दिखाई जा सकती थी। सुनीता और गुलशन की मां के जो सीन्स है उसको और बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे।
और टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजुअली काफी सूदिंग नजर आती है। स्पेशली जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस सीक्वेंस है वो काफी वेल शॉट नजर आता है। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है लेकिन जो सॉन्ग्स याद रह जाने वाले नहीं बना है। उसके चलते चीजें उतनी कुछ खास सॉन्ग में सपोर्ट होते हुए नजर नहीं आती। फिल्म की एडिटिंग एवरेज नजर आते। कुछ सीन्स टाइट किए जा सकते थे। प्रोडक्शन डिजाइन और डिटेलिंग इम्प्रेसिव है। स्पेशल स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो रियल फिल्म नजर आता है। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रोडक्शन में फिल्म के साथ काफी बेहतर तरीके से वर्क करती है। जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी हाई नजर आती है। हर एक फिल्म काफी बेहतर तरीके से हमारे सामने पेश की हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो सितारे जमीन पर एक हॉट फेल्ड इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो एक सेंसिटिव और लेस टॉक अबाउट टॉपिक के ऊपर बनाई गई मेन स्ट्रीम सिनेमा है। जहां पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो ये टॉपिक लाया गया है उसके लिए आमिर खान की तारीफ करनी पड़ेगी। आमिर खान की पावरफुल परफॉर्मेंस और यंग कास्ट की ऑनेस्टी इस फिल्म की वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप इससे पहले तारे जमीन पर जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में देख चुके हो और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा आपको इस फिल्म से डिसपॉइंट हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल यह एक स्लोबन इमोशनल राइड है जिसे पेशेंस और ओपन हार्ट के साथ देखना जरूरी है। उन लोगों के लिए जो इमोशनल स्टोरीज और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हैं, उनको सितारे जमीन पर फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो नियत है, जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी बढ़िया थी। ओवरऑल अगर आप थोड़ी बहुत जो एक्सपेक्टेशन है, वह नहीं रखोगे या कम रखोगे, तो यह फिल्म आसानी से आपके दिल को छू जाएगी। एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे दे जाएगी, जिसके चलते फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर। मेकर्स की तरफ से 5 मई 2025 को अनाउंसमेंट हुई थी कि यह फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होगी, जहां पर डब्ड वर्जन तमिल और तेलुगु भी शामिल होंगे। आमिर खान ने लेटर ऑन अनाउंस किया कि यह फिल्म एक्सक्लूसिवली सिनेमा में रिलीज हो रही है। अभी तक इसके कोई स्ट्रीमिंग राइट्स हमने बेचे नहीं है क्योंकि जो स्ट्रीमिंग राइट्स बेच देते हैं उसके बाद में जो 8 वीक वाला विंडो होता है तब फिल्म आ जाएगी तब देख लेंगे। अदरवाइज कुछ फिल्में ऐसी रहती है जो बाद में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा चल तो रहती है लेकिन 8 वीक विंडो की वजह से उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती है। उसके बाद में एक एक्सक्लूसिव रखने की चीज ये भी है कि जो फिल्म है वो लोगों को बड़े पर्दे पे फिल करवाना चाहते थे। तो इसी चलते चलते जो चीजें वो की गई थी, जहां पे उन्होंने इस फिल्म में 2 कट्स लगाने को कहा गया था सेंट्रल बोर्ड की तरफ से लेकिन उन्होंने वह कट्स कैंसिल किए करने को मना किया। इसके चलते ये फिल्म ने बाद में UE13+ की रेटिंग कुछ 5 चेंजेस के साथ की हुई थी, जहां पे कुछ एडिशन फोटो डाला हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ओपनिंग डिस्क्लेमर में और वो पहले ऐसे इंटीग्रेट और मेजर एक्सेस फीचर जो इस फिल्म में इंक्लूडिंग क्लोजअप कैप्शन डाले हुए थे, ऑडियो डिस्क्रिप्शन थे और इंडियन साइन लैंग्वेज साइमल्टेनियसली शूट की गई थी। तो इस तरह से ये सभी चीजें रिलीज के बाद रिलीज के पहले की गई थी और 20 जून 2025 को इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 वर्जन में रिलीज किया गया, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने IMDb के ऊपर करीबन 25,000 वोट हासिल किए, जिसमें 7.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बस के हिसाब से एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी। आमिर खान की पिछली जो फिल्में जो ट्रैक रिकॉर्ड पे रही थी उसके हिसाब से फिल्म ने एक ठीक ठाक ओपनिंग उसी वजह से ली हुई थी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का काफी स्ट्रांग रहा जिसने डे बाय डे के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छी कलेक्शन हासिल की जहां पे पहले दिन 20 जून 2025 को फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया और वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था जिसके चलते दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन 85 to 90% जितना इंडिया से ग्रोथ दिखाया जिसके चलते सैटरडे के ऊपर 19.90 करोड़ का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। संडे के दिन उसमें और 34% का ग्रोथ देखने को मिला, जिसके चलते 26 करोड़ 70 लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया, जिसके बदौलत इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड है वो करीबन 57 करोड़ 30 लाख का निकाला हुआ था, जहां पे वीकडेज में भी इस फिल्म ने एक अच्छा खासा होल्ड दिखाया।
मंडे के दिन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। ट्यूसडे के दिन 8 करोड़ 60 लाख का, वेडनेसडे के दिन 7 करोड़ 51 लाख का और थर्सडे के दिन 6 करोड़ 55 लाख का, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीक है वो इंडिया में करीबन 88 करोड़ 46 लाख का दर्ज किया हुआ था। उसके बाद में सेकेंड वीकेंड में जब इस फिल्म ने एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन 6 करोड़ 67 लाख का कलेक्शन किया। सैटरडे के दिन उसमें 90% जितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 12 करोड़ 55 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन इस फिल्म ने सैटरडे के दिन निकाला। संडे के दिन और थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 14 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने इंडिया से संडे के दिन निकाला, जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकेंड वीकेंड था वह 33 करोड़ और 82 लाख का रहा था। उसके बाद में इस फिल्म ने जो वीक डेज में सेकेंड वीक डेज में एंड रिलीज, जहां पे सेकेंड मंडे के ऊपर 3 करोड़ 75 लाख, ट्यूसडे के ऊपर भी 3 करोड़ 75 लाख, वेडनेसडे के ऊपर 2 करोड़ 70 लाख और थर्सडे के ऊपर 2 करोड़ 43 लाख। इस तरह से करीबन 14 दिनों का इस फिल्म का कलेक्शन निकल के आया, जहां पे वीक 2 में इस फिल्म ने टोटल 46.45 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर इस फिल्म ने इंडिया से 134 करोड़ 91 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। जहां पे जब इस फिल्म ने वीक 3 में एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया। सैटरडे के दिन 4 करोड़ 50 लाख, संडे के दिन 5 करोड़ 50 लाख, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना थर्ड वीकेंड है वो 12 करोड़ 31 लाख का निकाला था। जहां पे थर्ड वीक डेज में इस फिल्म ने 18वें दिन मंडे के दिन 1 करोड़ 20 लाख, 19वें दिन ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 70 लाख, डे नंबर 20 में वेडनेसडे के दिन यानी कि 9 जुलाई 2025 को इस फिल्म ने 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। डे 21 के ऊपर इस फिल्म ने यानी कि 10 जुलाई 2025 तक इस फिल्म ने 1 करोड़ का कलेक्शन वहां पे कलेक्शन किया, तो जिसके चलते तीसरा वीक था वह फिल्म का 17 करोड़ और 41 लाख का निकल के आया हुआ था। तो काफी कंफर्टेबल तरीके से इस फिल्म ने 3 वीक के अंदर इंडिया से 152 करोड़ और 32 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वह 21 दिनों के अंदर 181 करोड़ 33 लाख का किया। ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन था वह था 66 करोड़ 67 लाख, जिसके चलते 21 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 248 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वह एक अच्छा साबित हुआ और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और आमिर खान का एक डिसेंट कमबैक साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो फिल्में दी हुई थी वह बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से पिटी हुई थी। उसमें उन्होंने मेहनत तो की हुई थी लेकिन फिल्म उतनी बेहतर नहीं चली थी। जहां पे उन्होंने इससे पहले जो एजे एक्टर के तौर पर फिल्म की हुई थी वो तो एक थी लाल सिंह चड्ढा 2022 में, उसके बाद में उन्होंने एक फिल्म की हुई थी कोई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में, और इस तरह से 2 फिल्में फ्लॉप थी। आखिर की उनकी सोलो हिट फिल्म थी दंगल 2016 की सीक्रेट सुपरस्टार, डेफिनेटली हिट फिल्म थी लेकिन वो मेन कैरेक्टर में उसमें नहीं थे, तो समझ सकते हो कि अब करीबन 8-9 साल के बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल फिल्म दी हुई है, तो इस तरह से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे एक कमबैक किया हुआ है। तो आने वाले समय में उनकी एक कुली फिल्म एक का कैमियो आ रहा है, एक फिल्म आ रही है रजनीकांत की, उसमें है उनका कैमियो, जहां पे वह फिल्म जल्दी बॉक्स ऑफिस पे आने वाली। उसके बाद में एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे उनकी काफी सारी फिल्में लाइन अप है और दादा साहेब फाल्के के ऊपर वह राजू हिरानी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। अब देखते हैं कि उस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या वह बनाते हैं और कैसा क्या रिलीज मिलता है। फिलहाल में यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है। ओटीटी राइट सोल्ड आउट हुए नहीं है। अभी जब कभी भी इस फिल्म के ओटीटी राइट सोल्ड आउट होंगे तो इस फिल्म को ओटीटी पे बाद में प्रीमियर करवाया जाएगा, अदरवाइज तब तक ये फिल्म आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। सितारे जमीन पर जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म को आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया हुआ है। आमिर खान, अपर्णा पुरोहित इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है।
पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स ये फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। करीबन 90 से 120 करोड़ के बजट में बनाई गई यह फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। कास्टिंग में आपको लीड रोल में आमिर खान और जेनिया डिसूजा देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की जो कहानी है वह चैंपियंस करके जेवियर फेसन ने जो बनाई हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। उन्होंने एक 2018 में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी, जहां पे स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई गई यह फिल्म थी, जहां पे जेवियर गुटरेज और जॉन मार्गेलो इस फिल्म के लीड कास्ट में थी। जेवियर फेजा ने फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था। डेविड मार्कस ने स्टोरी दी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का एक इंग्लिश रिमेक बना था हॉलीवुड में, और उस रिमेक के बाद इस फिल्म को बाद में इंडिया में भी रिमेक किया गया था। जहां पर इस फिल्म के जो रिमेक्स है जो 2023 में जो हॉलीवुड रिमेक बना हुआ था वह सेम नाम के साथ अमेरिकन स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म के तौर पे बनाया गया था। उसने भी एक अच्छा ही रिस्पांस हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे। जहां पे इस फिल्म का एक और उससे पहले रिमेक बना था 2022 में जर्मन लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज में जब यह फिल्म रिलीज की गई वहां पे भी एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया, और उसके बाद में फाइनली 2025 में तारे जमीन पर नाम के साथ हिंदी वर्जन रिमेक किया गया। इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी जी श्रीनिवास रेड्डी ने की हुई है। चारू श्री रोई के द्वारा फिल्म को एडिट किया गया है। करीबन 158 मिनट यानी कि 2 घंटे 38 मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई ने कंपोज किए हुए हैं। राम संपत के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया गया था। इस फिल्म में टोटल 4 ट्रैक रखे हुए हैं। जी मूस कंपनी के पास म्यूजिक के राइट्स थे। इसके अलावा सितारे जमीन पर जो फिल्म का ट्रैक एल्बम ट्रैक है वह भी काफी अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कि कौन सा एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। फिल्म की लीड कास्ट में आपको आमिर खान गुलशन अरोरा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनकी जो वाइफ का रोल था सुनीता अरोरा वह जेनी लेडी सुजा ने प्ले किया हुआ था। आरुष दत्ता इस फिल्म में सतबीर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। गोपी कृष्णन वर्मा ने गुड्डू का रोल प्ले किया हुआ है। वेदांत शर्मा को बंटू का रोल दिया गया था। नमन मिश्रा ने हरगोविंद का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषि हानी ने शर्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। ऋषभ जैन ने राजू का रोल प्ले किया हुआ है। आशीष सपेंसेन ने इस फिल्म में सुनील गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है। समवी देसाई ने इस फिल्म में करीम कुरैशी का रोल प्ले किया हुआ है। सिमरन मांगेशकर ने गोलू खान का रोल प्ले किया हुआ है। आयुष बंसाली ने लोट्स का रोल प्ले किया है। डोली अलवालिया ने इसमें प्रीतो का रोल प्ले किया है, जो गुलशन की मां और सुनीता के मदर इन लॉ का रोल था। गुरपाल सिंह ने करतार पाजी का रोल प्ले किया है। ब्रिजेंद्र काला ने दौलत जी का रोल प्ले किया हुआ था। दीपराज राणा ने पासवान जी का रोल प्ले किया हुआ है। जगबीर राठी ने करीम बोस का रोल प्ले किया हुआ था। श्याम मसलकर ने इस फिल्म में रुस्तम का रोल प्ले किया हुआ है। करीम हाजी ने अशोक गुप्ता का रोल प्ले किया है। तराना राजा ने इस फिल्म में जेज अनुपमा का रोल प्ले किया हुआ है। अंकित सहगल ने इस फिल्म में सुनिंदर की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। जन्नत हुसैन इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। वहीं पे निकत खान ने इस फिल्म में हरगोविंद की मां का रोल प्ले किया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन की ओर बढ़े तो ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म चैंपियन 2018 में रिलीज की गई थी, जो एंड्रेस बास्केटबॉल टीम थी बुर्जा सोतो में, उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी डेवलप की गई थी और इसको क्रिएट किया गया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पीपल के लिए। तो इस तरह से इस फिल्म का आइडिया आया था, फिल्म को बनाया गया था, जहां पे करीबन 12 स्पेनिश चैंपियनशिप जो 1999 और 2014 के बीच में हुई थी उसमें इस टीम ने जीते हुए थे, और जो ट्रू स्टोरी थी अमेरिकन बास्केटबॉल कोच रॉन जॉन्स की वह उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। उन्होंने 1980 में जॉन्स अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग कर रहे थे, जिसके चलते बाद में उनसे एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में उनको एक सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस के लिए इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों की टीम का बास्केटबॉल कोच बनाया गया।
और जोन्स ने बाद में लेटर ऑन कुछ सालों के बाद एक बुक पब्लिश की हुई थी। बी बोल्ड द टीम द नेवर लॉस्ट अ गेम 1990 में बुक आई थी, जिसका एक टीवी वर्जन अटेम्प्ट किया गया था। वन स्पेशल विक्ट्री बाय स्टट कूपर इन 1991 अक्टूबर 2023 में जेनिया डिसूजा ने अनाउंस किया कि वह आमिर खान के साथ स्टार होते हुए उनकी फिल्म आने वाले सितारे जमीन पर उनका ये पहला कोलैबोरेशन था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी। मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे अलग अलग लोकेशनेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था। कुछ पोर्शंस वडोदरा में भी शूट किया गया था। बाद में मुंबई में एक पेच वर्क के साथ इस फिल्म को जून 2024 तक रेप अप करवाया हुआ था। उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 2024 से 25 के बीच में पर्पल है स्टूडियो मुंबई, लंबोदरा स्टूडियोज, नवी मुंबई, इन दो स्टूडियोज में इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड्स किए गए थे। 14 मिनट 29 सेकंड का साउंड ट्रैक था। म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में जी मूस कंपनी ने खरीदे हुए थे। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक था, उसमें टोटल 4 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो 4 ट्रैक थे उसमें एक कुछ रिवॉप्ड वर्जन तैयार किया गया था। पापा के थे जो कयामत से कयामत तक फिल्म है उससे। तो इस फिल्म में जो टोटल 4 ट्रैक है उसके ऊपर बातचीत करें तो फर्स्ट ट्रैक का नाम है गुड फॉर नथिंग, जिसको शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था। 22 मई 2025 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ये गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया हुआ था। सार आंखों पे मेरे करके जो ट्रैक था उसको अरिजीत सिंह और सार्वरी पारुलकर ने गाया हुआ था, जिसको सेकंड सिंगल के तौर पर 29 जून 2025 को जी मूस कंपनी के द्वारा ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था। शुभ मंगलम सॉरी सितारे जमीन पर टाइटल ट्रैक था, उसको शंकर महादेव, सिद्धार्थ महादेवन और दिव्या कुमार ने गाया हुआ था, जिसको 5 जून 2025 को ऑफिशियली थर्ड सिंगल के तौर पर रिलीज किया गया था। शुभ मंगलम करके जो ट्रैक था जिसको शंकर महादेव और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया हुआ था, इसको 4 सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था। इन सभी गानों को ऑफिशियली जी मूस कंपनी के द्वारा 11 जून 2025 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज किया हुआ था। बात करें इन गानों के ऊपर तो इन सभी गानों के कंपोजिशन थी और शंकर एहसान लोई ने की हुई थी। लिरिसिस्ट थे अमिताभ भट्टाचार्य। अभी यह गाने सभी फिलहाल में ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर जिम कंपनी के चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के अराउंड रिलीज के काफी सारी चीजें हुई थी, जहां पे उसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर डिटेलिंग में बातचीत कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कहानी की बात करें तो गुलशन अरोड़ा, वो रोल प्ले का है आमिर खान, एक असिस्टेंट कोच है दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के लिए। उसका शॉर्ट टपर, अल्कोहल एडिक्शन और केयरलेस एटीट्यूड उसे अक्सर मुसीबतों में डाल देता है। एक दिन ड्रंकन ड्राइविंग करते हुए वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट उसे एक अलग तरह की पनिशमेंट देता है। उसे एक स्पेशल टीम को कोच करना पड़ता है। ये टीम किसी नॉर्मल टीम से बहुत अलग है। इसमें ऐसे यंग एथलीट है जो ऑटिज्म इनविजिबल ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जैसे लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। शुरू में गुलशन इस असाइनमेंट को लाइटली लेता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे जैसे वह इन बच्चों के साथ वक्त बिताता है, उसका नजरिया बदलने लगता है। इन बच्चों का स्ट्रगल, उनका इनोसेंस और उनकी हिडन पोटेंशियल गुलशन के दिल को छू जाती है। इसमें गुलशन के कुछ चैलेंजेस से गुलशन को शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एक तो उसका गुस्सा, दूसरा उसकी इम्पेशेंट, दोनों ही उसके कोचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को समझाना, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करना और उन्हें मोटिव करना, उसके लिए इजी नहीं होता। हर एथलीट का अपना एक यूनिक इशू है। कोई कम्युनिकेशन में वीक है, कोई कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना कोच का असली काम बनता है। एक और बड़ी चैलेंज आती है जब स्कूल अथॉरिटीज और पेरेंट्स गुलशन के मेथड से खुश नहीं होते। सोसाइटी का बायस्ड नजरिया भी इस टीम के लिए कांस्टेंट ऑब्स्टकल बनता है।
लेकिन गुलशन धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम का सामना करता है और एक रिस्पॉन्सिबल कोच बनने की तरफ बढ़ता है। दूसरा, उनका एक साइड में एक दूसरा ट्रिक चलता है जो वाइफ सुनीता है। उनके साथ उनके इश्यूज गुलशन के पर्सनल लाइफ में भी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है। उसकी वाइफ सुनीता यानी कि जेनिया डिसूजा जो पहले उसका सपोर्ट सिस्टम थी, अब उसकी बैड हैबिट्स और केयरलेस एटीट्यूड से परेशान हो चुकी है। उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। सुनीता चाहती है कि गुलशन सुधरेगा, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे गुलशन अपने न्यू टीम के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है, वैसे वैसे उसके रिश्ते जो सुनीता के साथ भी बिगड़े हुए थे, वो हील होने लगते हैं। उनके बीच का जो ब्यूटीफुल रिटर्न कन्फ्रंटेशन सीन है, वह फिल्म के वन ऑफ द एक हाईलाइट पॉइंट में इमोशनल हाईलाइट सीन साबित होता है। गुलशन कुछ शॉकिंग ट्रुथ भी रिवील करता है। इसमें एक ट्रैक वो भी डाला हुआ है। फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब गुलशन रियलाइज करता है कि यह बच्चे स्पेशल सिर्फ मेडिकल टर्म्स के लिए नहीं है। उनमें असली में एक अलग लाइट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का। एक एथलीट का जो बैक स्टोरी है उसे डीपली अफेक्ट करता है। कैसे एक लड़का जैसे वबल कम्युनिकेशन वीक है अपने आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। गुलशन समझ जाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक या लॉजिक तक सीमित नहीं होती, लिमिटेड नहीं है। ये रियलाइजेशन उसको कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा मोमेंट है। फाइनल अचीवमेंट और टीम जर्नी भी इसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, जहां पे आखिर में गुलशन और उसकी टीम एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, जहां पहले उनके इंक्लूजन पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन स्लोली टीम अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देती है। हर एक पॉइंट में उनकी ग्रोथ नजर आती है। इमोशनल क्लाइमैक्स टीम अपना फाइनल मैच जीत लेती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तब होती है जब उनका कॉन्फिडेंस, उनकी विजिबिलिटी और गुलशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब। तो इस तरह से इस फिल्म की कहानी डेवलप की हुई है। उस जर्नी में जिस तरह से अलग अलग जो स्लब प्लॉट्स थे और साथ ही में कुछ इमोशनल जर्नी थी वह हेड ऑन किए हुई है। प्लस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म की थीम और इमोशंस दिल को छू जाते हैं। आमिर खान एक बार फिर से साबित करते हैं कि वो एक्टिंग के मास्टर हैं। उनके इमोशनल ट्रांजिशन ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किए गए हैं। यंग एक्टर ने अपने रोल्स में रियलिज्म और इनोसेंस लाकर फिल्म को नेचुरल फील दिया है। क्लाइमैक्स हाईली इमोशनल और सेटिस्फाइंग है। डायरेक्शन में आपको एक अच्छा खासा दिल को छू जाने वाला काम देखने को मिलता है, जहां पे RS प्रसन्ना ने कहानी को सिंसियर और एमेथिक टोन में दिखाया हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म हमें काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती हुई नजर आती है। जहां पे फिल्म में जो एक एक पॉइंट्स डाले हुए हैं इमोशनली, जिस तरह से वो कनेक्ट किए हुए हैं, वो सभी चीजें हमारे साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आती है। इसके अलावा इस फिल्म में कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, जहां पे तारे जमीन पर के जो कल्ट स्टेटस के कंपैरिजन में सितारे जमीन पर थोड़ा डर लगता है। वैसे फिल्म काफी बढ़िया है, लेकिन तारे जमीन पर जिस लेवल पर फिल्म बनी थी उसके बाद में जो कल स्टेटस उसने हासिल किया था, उन सभी चीजों की कंपैरिजन करो तो ये सभी चीजें नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी ही नहीं है तो सितारे जमीन पर तो वाकई आपको पसंद आएगी। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को जो सुपरफिशियल तरीके से दिखाया गया है वह थोड़ा फिल्म के लिए वर्क नहीं करता है। उसको थोड़ा बेहतर वे में ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। गुलशन और टीम का जो बॉन्डिंग प्रोसेस स्क्रीन पे थोड़ा लेट फील होता है, वो सभी चीजें थोड़ी बेहतर तरीके से डेवलप पहले की जा सकती थी। म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। फिल्म में जो ट्रैक डाले हुए हैं वो कोई यादगार ट्रैक बन नहीं पाते। तारे जमीन पर जो फिल्म थी उसके जो सभी गाने वो फिल्म को काफी सपोर्ट देते हैं। उसका म्यूजिक फिल्म का जो इमोशनल थीम था उसको और बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन ये सभी चीजें इस फिल्म के साथ नहीं हो पाती है, जिसके चलते बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक उतना इम्पैक्टफुल फिल्म के साथ वर्क नहीं करता है। सेकंड हाफ में जो पेस थी फिल्म की वह थोड़ी स्लो नजर आने लगती है। कुछ सीन्स अननेसेसरी ड्रैग किए हो ऐसा नजर आ रहा था। सेकंड हाफ में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो सुधारी जा सकती थी। अननेसेसरी चीजों को हटा के कुछ इमोशनल चीजों को और डेप्थ के साथ दिखाई जा सकती थी।
सुनीता और गुलशन की मां के जो सीन्स है उसको और बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे। और टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजुअली काफी सुधंग नजर आती है। स्पेशली जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस सीक्वेंस है वो काफी वेल शॉट नजर आता है। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है लेकिन जो सॉन्ग्स याद रह जाने वाले नहीं बना है। उसके चलते चीजें उतने कुछ खास सॉन्ग में सपोर्ट होते हुए नजर नहीं आते। फिल्म की एडिटिंग एवरेज नजर आते। कुछ सीन्स टाइट किए जा सकते थे। प्रोडक्शन डिजाइन और डिटेलिंग इम्प्रेसिव है। स्पेशल स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो रियल फील नजर आता है। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रोडक्शन में फिल्म के साथ काफी बेहतर तरीके से वर्क करती है। जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी हाई नजर आती है। हर एक फिल्म काफी बेहतर तरीके से हमारे सामने पेश की हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो सितारे जमीन पर एक हॉट फैल्ट इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो एक सेंसिटिव और लेस टॉक अबाउट टॉपिक के ऊपर बनाई गई मेन स्ट्रीम सिनेमा है। जहां पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो ये टॉपिक लाया गया है उसके लिए आमिर खान की तारीफ करनी पड़ेगी। आमिर खान की पावरफुल परफॉर्मेंस और यंग कास्ट की ऑनेस्टी इस फिल्म की वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप इससे पहले तारे जमीन पर जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में देख चुके हो और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा आपको इस फिल्म से डिसपॉइंट हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल यह एक स्लोबन इमोशनल राइड है जिसे पेशेंस और ओपन हार्ट के साथ देखना जरूरी है। उन लोगों के लिए जो इमोशनल स्टोरीज और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हैं उनको सितारे जमीन पर फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। शायद ये परफेक्ट नहीं है लेकिन इसकी जो नियत है, जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी बढ़िया थी। ओवरऑल अगर आप थोड़ी बहुत जो एक्सपेक्टेशन है वह नहीं रखोगे या कम रखोगे तो यह फिल्म आसानी से आपके दिल को छू जाएगी। एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर दे जाएगी, जिसके चलते फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर। मेकर्स की तरफ से 5 मई 2025 को अनाउंसमेंट हुई थी कि यह फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होगी, जहां पे डब्ड वर्जन तमिल और तेलुगु भी शामिल होंगे। आमिर खान ने लेटर ऑन अनाउंस किया कि यह फिल्म एक्सक्लूसिवली सिनेमा में रिलीज हो रही है। अभी तक इसके कोई स्ट्रीमिंग राइट्स हमने बेचे नहीं है क्योंकि जो स्ट्रीमिंग राइट्स बेच देते हैं उसके बाद में जो 8 वीक वाला विंडो होता है तब फिल्म आ जाएगी तब देख लेंगे। अदरवाइज कुछ फिल्में ऐसी रहती है जो बाद में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा चल तो रहती है लेकिन 8 वीक विंडो की वजह से उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती है। उसके बाद में एक एक्सक्लूसिव रखने की चीज ये भी है कि जो फिल्म है वो लोगों को बड़े पर्दे पे फिल करवाना चाहते थे, तो इसी चल के चलते जो चीजें वो की गई थी, जहां पे उन्होंने इस फिल्म में 2 कट्स लगाने को कहा गया था सेंट्रल बोर्ड की तरफ से लेकिन उन्होंने वह कट्स कैंसिल किए करने को मना किया। इसके चलते ये फिल्म ने बाद में UE13+ की रेटिंग कुछ 5 चेंजेस के साथ की हुई थी, जहां पे कुछ एडिशन फोटो डाला हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ओपनिंग डिस्क्लेमर में और वो पहले ऐसे इंटीग्रेट और मेजर एक्सेस फीचर जो इस फिल्म में इंक्लूडिंग क्लोजअप कैप्शन डाले हुए थे, ऑडियो डिस्क्रिप्शन थे और इंडियन साइन लैंग्वेज साइमल्टेनियसली शूट की गई थी। तो इस तरह से ये सभी चीजें रिलीज के बाद रिलीज के पहले की गई थी और 20 जून 2025 को इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 वर्जन में रिलीज किया गया, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने IMDb के ऊपर करीबन 25,000 वोट हासिल किए, जिसमें 7.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बस के हिसाब से एक डिसेंट ओपनिंग ली हुई। आमिर खान की पिछली जो फिल्में जो ट्रैक रिकॉर्ड पे रही थी उसके हिसाब से फिल्म ने एक ठीक ठाक ओपनिंग उसी वजह से रिली हुई थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का काफी स्ट्रांग रहा जिसने डे बाय डे के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छी कलेक्शन हासिल की, जहां पे पहले दिन 20 जून 2025 को फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया और वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था जिसके चलते दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन 85 to 90% जितना इंडिया से ग्रोथ दिखाया, जिसके चलते सैटरडे के ऊपर 19.90 करोड़ का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। संडे के दिन उसमें और 34% का ग्रोथ देखने को मिला, जिसके चलते 26 करोड़ 70 लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया, जिसके बदौलत इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड है वो करीबन 57 करोड़ 30 लाख का निकाला हुआ था।
जहां पे वीकडेज में भी इस फिल्म ने एक अच्छा खासा होल्ड दिखाया। मंडे के दिन 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, ट्यूसडे के दिन 8 करोड़ 60 लाख का, वेडनेसडे के दिन 7 करोड़ 51 लाख का और थर्सडे के दिन 6 करोड़ 55 लाख का, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीक है वो इंडिया में करीबन 88 करोड़ 46 लाख का दर्ज किया हुआ था। उसके बाद में सेकेंड वीकेंड में जब इस फिल्म ने एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन 6 करोड़ 67 लाख का कलेक्शन किया। सैटरडे के दिन उसमें 90% जितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 12 करोड़ 55 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन इस फिल्म ने सैटरडे के दिन निकाला। संडे के दिन और थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे 14 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने इंडिया से संडे के दिन निकाला, जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकेंड वीकेंड था वह 33 करोड़ और 82 लाख का रहा था। उसके बाद में इस फिल्म ने जो वीकडेज में सेकेंड वीकडेज में एंट्री लीज पे सेकेंड मंडे के ऊपर 3 करोड़ 75 लाख, ट्यूसडे के ऊपर भी 3 करोड़ 75 लाख, वेडनेसडे के ऊपर 2 करोड़ 70 लाख और थर्सडे के ऊपर 2 करोड़ 43 लाख। इस तरह से करीबन 14 दिनों का इस फिल्म का कलेक्शन निकल के आया, जहां पे वीक 2 में इस फिल्म ने टोटल 46.45 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर इस फिल्म ने इंडिया से 134 करोड़ 91 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। जहां पे जब इस फिल्म ने वीक 3 में एंट्री ली तब फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 31 लाख का कलेक्शन किया, सैटरडे के दिन 4 करोड़ 50 लाख, संडे के दिन 5 करोड़ 50 लाख, जिसके चलते इस फिल्म ने अपना थर्ड वीकेंड है वो 12 करोड़ 31 लाख का निकाला था। जहां पे थर्ड वीक डेज में इस फिल्म ने 18वें दिन मंडे के दिन 1 करोड़ 20 लाख, 19वें दिन ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ 70 लाख, डे नंबर 20 में वेडनेसडे के दिन यानी कि 9 जुलाई 2025 को इस फिल्म ने 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। डे 21 के ऊपर इस फिल्म ने यानी कि 10 जुलाई 2025 तक इस फिल्म ने 1 करोड़ का कलेक्शन वहां पे कलेक्शन किया। तो जिसके चलते तीसरा वीक था वह फिल्म का 17 करोड़ और 41 लाख का निकल के आया हुआ था। तो काफी कंफर्टेबल तरीके से इस फिल्म ने 3 वीक के अंदर इंडिया से 152 करोड़ और 32 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था वह 21 दिनों के अंदर 181 करोड़ 33 लाख का किया। ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन था वह था 66 करोड़ 67 लाख, जिसके चलते 21 दिनों के अंदर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 248 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया। उसके बाद में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वह एक अच्छा साबित हुआ और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और आमिर खान का एक डिसेंट कमबैक साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो फिल्में दी हुई थी वह बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से पिटी हुई थी। उसमें उन्होंने मेहनत तो की हुई थी लेकिन फिल्म उतनी बेहतर नहीं चली थी। जहां पे उन्होंने इससे पहले जो एजे एक्टर के तौर पर फिल्म की हुई थी वो तो एक थी लाल सिंह चड्ढा 2022 में, उसके बाद में उन्होंने एक फिल्म की हुई थी कोई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में, और इस तरह से 2 फिल्में फ्लॉप थी। आखिर की उनकी सोलो हिट फिल्म थी दंगल 2016 की सीक्रेट सुपरस्टार, डेफिनेटली हिट फिल्म थी लेकिन वो मेन कैरेक्टर में उसमें नहीं थे, तो समझ सकते हो कि अब करीबन 8-9 साल के बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल फिल्म दी हुई है, तो इस तरह से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे एक कमबैक किया हुआ है। तो आने वाले समय में उनकी एक कुली फिल्म एक का कैमियो आ रहा है, एक फिल्म आ रही है रजनीकांत की, उसमें है उनका कैमियो, जहां पे वह फिल्म जल्दी बॉक्स ऑफिस पे आने वाली। उसके बाद में एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे उनकी काफी सारी फिल्में लाइन अप है और दादा साहेब फाल्के के ऊपर वह राजू हिरानी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। अब देखते हैं कि उस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या वह बनाते हैं और कैसा क्या रिलीज मिलता है। फिलहाल में यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई है। ओटीटी राइट सोल्ड आउट हुए नहीं है। अभी जब कभी भी इस फिल्म के ओटीटी राइट सोल्ड आउट होंगे तो इस फिल्म को ओटीटी पे बाद में प्रीमियर करवाया जाएगा। अदरवाइज तब तक ये फिल्म आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। तो बस गाइस, सितारे जमीन पर फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। ये फिल्म किस तरह से कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है।
फिल्म से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट है वह भी मैंने शेयर कर दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।